महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले इन बिंदुओं को अगर हम विस्तार से समझना चाहें कि इसमें क्या क्या विशेष है और क्या क्या हमें इसमें अध्ययन करना है, इसमें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है अक्षांशीय स्थिति। देखिए ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा। ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ तक आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, और 1 2 3 करते हुए ही पूरा 90 डिग्री साउथ, उत्तर और दक्षिण। अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था प्रशांत महासागर, अंध महासागर जो एस शेप में है, ये पूरा अंध महासागर, और अगेन प्रशांत, और यहाँ पे पूरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, और ये फिर से प्रशांत। ये पश्चिमी, ये पूर्वी प्रशांत महासागर, या उत्तरी दक्षिण में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ जल है, और जल है तो टेम्परेचर की स्थिति, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ेंगी तो कम दूरी तय करेंगे, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन 10 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। इसका कारण मैंने आपको बताया था, सूर्य की किरणें चाहे यहाँ सीधी पड़ रही हैं, लेकिन पानी पे सीधी पड़ने के साथ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण होगा तो जो तरल गैसीय रूप में जल ऊपर जाएगा, संघनन होगा, बारिश होगी। बारिश क्या करती है, टेम्परेचर में ठंडक कर देती है। तो इस वजह से यहाँ तापमान ज़्यादा ना होकर क्या होगा, 10 डिग्री से ऊपर, इसका मतलब 20 से 40 डिग्री के मध्य ज़्यादा। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा जो आपके 23.5 डिग्री पे दोनों तरफ है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाएगा। दूसरा है इसमें पवनें। अगर मान लीजिए 0 से मैं बात करूं 30 या 35 डिग्री तक की, ये क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं व्यापारिक पवन क्षेत्र, व्यापारिक पवन क्षेत्र। अब इसमें से भी व्यापारिक पवन क्षेत्र में से मैं कुछ हिस्सा और हटा देती हूँ, जिसको हम कहते हैं शांत पेटी क्षेत्र या डोलड्रम। ये 0 डिग्री तो हमारा रहेगा ही, लेकिन 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है, विशेष इसका नाम होता है डोलड्रम या शांत पेटी क्षेत्र। यहाँ पे हवाएं बहुत तेज नहीं चलती, शांत रहती हैं, लेकिन पश्चिम से उल्टा चलते हैं। ज़्यादातर व्यापारिक की जो चलती हैं पवनें, ये व्यापारिक पवनों का ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये इनका डायरेक्शन रहता है, ठीक है। ये डायरेक्शन है पूरब से पश्चिम की। अगर बात करें ये तो ये पूरब से पश्चिम, लेकिन ये क्या हो जाएंगी, पश्चिम से पूर्व, प्रति चक्रवातीय होती हैं। तो जल का जिस वायु राशि क्षेत्र में आ जाता है उसकी दिशा भी जल की क्या हो जाती है। तो यहाँ से अगर हवा चली तो यहाँ के जल को वो आगे खिसका ले जाएगी ना, यहाँ से खिसका के लहरों के माध्यम, तो यहाँ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब पूर्व की तरफ तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हवा आ रही है। और पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, क्योंकि वो गर्म पानी बहकर किधर आ गया, पश्चिम की ओर आ गया, तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, पश्चिम की ओर। लेकिन अब इसका उल्टा अगर हम सोचें, 40 से 60 डिग्री बात करें तो यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं, और पछुआ पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ से इधर की ओर। ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व। तो यहाँ से जब हवा आएगी, पछुआ हवा है, तो वो यहाँ से धक्का दे के जल को यहाँ ले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी, यहाँ क्या बढ़ जाएगी, गर्माहट बढ़ जाएगी, अगर इसके अकॉर्डिंग, पवनों के अकॉर्डिंग देखें। दूसरी चीज़, अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो जैसे जैसे हम यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जैसे जैसे उच्च अक्षांश पे जाते हैं, तिरछी किरणें होती हैं, लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, तो ताप की कम प्राप्ति होगी। जब ताप कम मिलेगा तो यहाँ पे क्या रहेगी, ठंड, और ठंड भी किस रूप में, बर्फ के रूप में। तो यहाँ हिम क्षेत्र बन जाता है 90 डिग्री के आसपास, क्योंकि 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात रहती है, इस वजह से यहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है। तो जब ठंडक होगी तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कई बार तो जो आर्कटिक महासागर है वो जमा ही रहता है, और जमा रहने के कारण वहाँ यातायात की जो परिवहन का जलीय साधन है वो भी वहाँ ब्लॉक हो जाता है। तो अक्षांशीय स्थिति, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास आएंगे, उष्ण सागरों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो उष्ण सागर होते हैं वहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गर्म सागर कौन सा है, तो उसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल लाल सागर। लाल सागर सबसे गर्म, जो अफ्रीका और भारत की तरफ जाते बीच में एक स्पेस दिखता है, वो है हमारा
लाल सागर, ये हमारा अफ्रीका, तो ये जो स्पेस है ये वाला, ये है हमारा लाल सागर। और अगर सबसे गर्म सागर पूछा जाए तो ये क्या है, सबसे गर्म सागर, या जिसे हम कहेंगे उष्ण सागर। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति, जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पे जाएंगे महासागरीय जो तल है उसका टेम्परेचर कम पाया जाएगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा के नज़दीक आते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन विषुवत रेखा पे कभी भी तापमान ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वहाँ संवहनी के वर्षा होती है, मतलब कंटिन्यू बारिश होती रहती है। इस वजह से भूमध्य रेखा के पास ना होकर भूमध्य रेखा से थोड़ा सा हटके कर्क और मकर रेखा के पास वहाँ टेम्परेचर इनका ज़्यादा पाया जाएगा। अब आ जाती है धाराएँ। धाराएं के फिर से वही चीज़ की बात करें धाराओं की, ये ग्लोब है और ये हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस रेखा की बात करें तो मैंने आपको जब धाराएं बताई थी तो हमेशा मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सर्कुलेशन चलता है हमारे अर्थ का, चाहे विंड्स हो चाहे धाराएं हो। लेकिन जब धाराएं मतलब जल की एक विशाल जल राशि जो कि एक निश्चित दिशा से निश्चित क्षेत्र की ओर चलती है और जिन पवनों के क्षेत्र में आती है उसी दिशा का अनुसरण करती है। मान लीजिए व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में जल आ गया तो व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम चलती है तो वो जल भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा। अगर पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाएंगी तो जल की दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाएगी, निश्चित है। और इसमें एक चीज़ मैंने कही थी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अगर यहाँ चल रही हैं तो ये इस दिशा से चलेंगी क्लॉकवाइज। हमारी घड़ी 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ये क्लॉक है, क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की सुइयों के अनुसार, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब हम इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भूमध्य रेखा से जो जाएगी, इसका मतलब भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर कर्क रेखा मकर रेखा, तो वहाँ से जल गर्म जाएगा और गर्म जल कहाँ जा रहा है, ध्रुवों की ओर। यहाँ क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ कैसा है, गर्म सागर है। तो गर्म पानी जिन तटवर्ती इलाकों से, मान लीजिए ये अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पे तट के पास अगर ठंडक है और गर्म जल पहुँच जाएगा तो वहाँ के जो जलवायु या वहाँ के मौसम को बदलेगा। ठंडक में गरम गरम पानी पहुँचेगा तो मौसम कैसा हो जाता है, क्योंकि हवाएं टकरा के गर्म ही रूप लेके जाएंगी। तो यहाँ से ये और जब ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र मैंने आपको 30 से 35 बताया था, तो यहाँ तो व्यापारिक पवनें हैं। तो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आके इसकी दिशा देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व और ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, तो इस वजह से जल की दिशा भी इधर हो गई। अगर गर्म होगी तो तट को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। अगर ऊपर से यहाँ ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, लेब्राडोर की धारा ठंडी है, बड़े बड़े बहुत विशालकाय क्या आ जाते हैं, बर्फ़ के टुकड़े आ जाते हैं। आपने टाइटैनिक देखा, मूवी देखी होगी, उसमें एक बहुत विशाल पूरे द्वीपनुमा दिखाए हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े आते हैं जो कि पानी में तैरते हुए आते हैं, प्लवक। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जिस क्षेत्र पे जाएंगे, जिस तट पे जाएंगे उसके मौसम को कैसा कर देंगे, ठंडा, उस तट को ठंडा कर देंगे। लेकिन यहाँ से जो हवा जाएगी, यहाँ से जो विंड आई पछुआ पवनें, तो जो अभी पूर्व से पश्चिम हो रही थी, जैसे ही 30-35 डिग्री ऊपर जाएगा, 35 से 60 के बीच में यहाँ पछुआ पवनें चलेंगी और पछुआ पवनों के क्षेत्र में जैसे ही जल आएगा उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाएगी। तो यही गर्म जल कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ यूरोप है। यूरोप के क्षेत्र में जाके वहाँ की जलवायु को अच्छा कर देता है, क्योंकि यहाँ से लेब्राडोर की धारा ठंडी भी कर रही है, लेकिन ये गर्म जल, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम चलती है जो विश्व की सबसे बड़ी गर्म जल धारा है, यहाँ से वो पहुँच के यहाँ के टेम्परेचर को सामान्य कर देती है, सुहावना कर देती है। तो धाराएं जैसी होंगी वैसा ही वहाँ के टेम्परेचर, महासागर का मान लीजिए गर्म पानी पहुँच जाए, किसी समुद्र का, महासागर का क्षेत्र क्या है, ठंडा हो रहा था, लेकिन अचानक से गर्म पानी वहाँ पहुँच जाए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और मान लीजिए कोई बहुत गर्म टेम्परेचर हो रहा था किसी महासागर का, ऊपर से क्या आ गई, ठंडी, मान लीजिए लेब्राडोर की धारा ही आ गई, तो बड़े बड़े विशाल बर्फ के टुकड़े भी लाएगी, ठंडा चिल्ड पानी होगा और उसमें आके मिलेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धाराएं भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। वर्षा मैंने आपको बताया ही था कि 0 डिग्री से 10 डिग्री या 20 डिग्री का क्षेत्र जो यहाँ संवहनीय वर्षा होती रहती है,
इसका मतलब यहाँ वाष्पीकरण होता है, संघनन की प्रक्रिया कार्य करती है, वर्षा होती है। तो वर्षा क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में वर्षा होती है तो आर्द्रता बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ वहाँ क्या हो जाता है, टेम्परेचर ठंडक का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना होके कैसा हो जाता है, टेम्परेचर सामान्य हो जाता है बारिश के कारण। इस वजह से इस क्षेत्र में भी क्या हो जाता है, आर्द्रता या वर्षा के कारण तापमान महासागरीय जल का कम पाया जाता है। स्थलीय और जलीय स्थिति मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र ज़्यादा है। स्थल तेजी से गर्म होते हैं, तेजी से ठंडे होते हैं, लेकिन जब गर्म होते हैं, जल्दी गर्म हो जाने के कारण मान लीजिए ये मैं पूरा अफ्रीका यूरेशिया, ये मान अपना अफ्रीका, ये यूरोप, ये हमारा एशिया वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें ये अपना भारत हो जाएगा, ये अरेबिया हो जाएगा, ये अपना चीन वाला पार्ट ऊपर यहाँ से चीन वाला हो जाएगा, ये सुमात्रा, जावा, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, लुजोन द्वीप, यहाँ से ये खालिन, ये जापान, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ठीक है, ये बाकी के छोटे छोटे द्वीप, और यहाँ अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैं अमेरिका वाला पार्ट नहीं बनाया। अब मैं बात कर रही हूँ स्थलीय स्थिति। अगर 0 डिग्री रेखा की बात करें, ये मेडागास्कर, ये श्रीलंका। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ से ये 0 डिग्री लाइन निकल रही है, ठीक है। अब इस 0 डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, 23.5 डिग्री हमारी कहाँ से निकल रही है, भारत के पार्ट से निकल ही रही है 23.5 डिग्री। तो ठीक है, ये द्वीप हो जाएंगे अपने फिलीपींस, मनीला वाले यहाँ पे आ जाएंगे, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो 23.5 उत्तर हो गया और 23.5 हमारा दक्षिण में आ गया। इसका मतलब ये हो गई हमारी मकर रेखा, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो यहाँ तो हमारा हिंद महासागर है, यहाँ हमारा अंध महासागर है, अंध महासागर, और यहाँ हमारा प्रशांत महासागर है। तो 0 डिग्री के ऊपर देखिए सारे के सारे स्थल ज़्यादा है, जलीय क्षेत्र ये सिर्फ जलीय क्षेत्र है। 0 डिग्री के ऊपर मैं डैश डैश जो कर रही हूँ, ये दक्षिणी चीन सागर आ जाता है, यहाँ चीन सागर, यहाँ आ जाता है हमारा जापान सागर, और यहाँ आ जाता है बेरिंग सागर, ठीक है। लेकिन आप देखिए जल की स्थिति कम है और स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। इसी के विपरीत अगर हम दक्षिण की बात करें, हम ये थोड़ा मैं पूरा अफ्रीका वाला पार्ट, क्योंकि अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं, इस वजह से ये हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ये अफ्रीका हो गया हमारा, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लाइन होके निकल रही है। अब इसके दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है, न्यूजीलैंड आ गया, अंटार्कटिका आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इधर आ जाएं तो ये हमारा पार्ट आ जाता है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण में सिर्फ कितना है, दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट, अफ्रीका का कुछ पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओशनिया के द्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप हैं ना, ओशनियन द्वीप, पॉलिनेशियन ओशनियन द्वीप आ जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आप गौर से देखिए जल कितना ज़्यादा है, ठीक है, जलीय विस्तार ज़्यादा है। देख ये जलीय विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। तो जब जलीय विस्तार ज़्यादा है तो जल के ऊपर से जो हवाएं होके जाएंगी, या भारत की बात करें,
जल के से होकर जो हवाएं जाएंगी तो नमी लेके जाएंगी, नमी लेके जाएंगी तो उसमें थोड़ी सी ठंडक होगी, ठंडक होगी तो उस जगह के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में पानी की अधिकता होने के कारण महासागरीय जल का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ जलीय स्थिति है। लेकिन इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय स्थिति है, स्थल जल्दी गर्म होगा तो हवाएं भी तुरंत उसमें से चलने लगेंगी। चल के जैसे ही वो कहाँ आएंगी, समुद्र की ओर, तो स्थल पे से जो हवाएं आती, देखिए कुछ सुबह के समय और शाम के समय हवा का जो रोटेशन है वो चेंज होता है। दिन के समय जो हवाएं हैं कहाँ से कहाँ चलती है, स्थल से जल की, और रात को जल से स्थल की। तो इस वजह से जब ये हवाएं जल की ओर आएंगी तो गर्म है, तो जल की सतह को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करेंगी, टेम्परेचर को परिवर्तित करेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है महासागरों का, और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कम जाता है। किस कारण, स्थलीय और जलीय स्थिति के कारण। इसी में अगर लवणता की बात करें, लवणता मैंने आपको जो इससे पहले टॉपिक बताया था, 1 किलोग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा का जो भार होता है वो क्या कहते हैं, हमारी लवणता कहलाती है। जिस जल में सागरीय जल खारी ज़्यादा होगा, लवणता ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या वर्क करेगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि कैसे होगा, ठीक है, अब जिस जल में लवणीय जल, मान लीजिए लवणता मैंने आपको औसत लवणता 35% बताई थी, और अगर लवणता ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जल में जो समुद्री जल का जो तापमान है 100% चेंज होगा। मान लीजिए किसी जल में लवणता अधिक है, तो जिसमें लवणता अधिक होगी ना उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो जितना लवणता अधिक होगी, जितनी अधिक लवणता होगी जिस भी जल में, वहाँ तापमान भी क्या होगा, प्लस में चला जाएगा। तो जहाँ लवणता ज़्यादा है वहाँ उस महासागर का तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ लवणता कम है वहाँ तापमान भी कम पाया जाएगा। तो एक टॉपिक तो ये हो गया, ये हो गए महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसी में आ जाता है कि महासागरीय जल का जो तापमान है ये 2 रूपों में होता है। एक तो होता है हमारा क्षैतिज वितरण, और दूसरा होता है हमारा लंबवत वितरण। ठीक है, क्षैतिज मतलब ऐसे, लंबवत का मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। इस रूप में जो वितरण की बात करेंगे तो मुख्य टॉपिक तो देखिए क्षैतिज और लंबवत, ये प्रभावित करने वाले कारक वही हैं जो कि लवणता के थे। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे महासागरीय तापमान का, जो अन्य कारक के अलावा भी मैंने आपको एक टॉपिक इसमें अंतःसागरीय कटक, एक टॉपिक और रह गया था प्रभावित करने वाले कारक में, वो भी मैं क्लियर कर, अंतःसागरीय कटक। मैंने आपको कटक बताए थे, समुद्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, अब वो कई बार क्या होती है कि ऊपर तक निकल आती हैं समुद्र के जल में। ये मान लीजिए समुद्र का जल है, कई बार ऊपर आ जाती है। अगर कोई धारा इससे टकराएगी तो टकरा के इसके एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर चला जाएगा, बट जाएगा। तो बटने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर भी डिवाइड हो जाएगा। तो उस वजह से भी महासागरीय जल का टेम्परेचर परिवर्तित हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण। पहला टॉपिक हमारा क्षैतिज वितरण, और सेकंड हम बात करेंगे लंबवत का मतलब गहराई की बात करेंगे, और क्षैतिज का मतलब हम उसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, अगर मैं विषुवत रेखा की बात करूं तो महासागरीय सतह का तापमान जो होता है, आपको मैंने अभी एक ग्लोब के माध्यम से बताया था कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अगर मैं विषुवत रेखा की बात करूँ, यहाँ 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा महासागरीय जल का। लेकिन हम जब यहाँ ध्रुवों पे आते हैं तो 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो टेम्परेचर में परिवर्तन भी एक तरीके से अक्षांशीय स्थिति की ही गणना बता रहा है। अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 20 डिग्री अक्षांश के पास तो 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और 40 डिग्री के पास, देखिए 20 डिग्री अगर अक्षांश की बात करूं तो वहाँ तो टेम्परेचर मिलेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री अक्षांश की बात करें तो वहाँ मिलता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर में कितना अंतर आया है।
और 60 डिग्री की बात करें तो वहाँ हो जाता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट, मतलब अब माइनस में जाएगा। इसके बाद 60 से ऊपर जैसे ही हम जाएंगे उसके बाद टेम्परेचर माइनस में जाके हिमांक से भी नीचे चला जाएगा। तो 60 के पास कई बार 0 डिग्री भी मिलता है या कई बार 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितनी तेज़ी से घट रहा है। तो अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पे महासागरीय जल का तापमान क्या होता है, बदलता जाता है। इसी में अगला अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, मैंने आपको स्थिति बताई दी थी। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का तापमान ज़्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में कम मिलेगा, क्योंकि स्थलीय और जलीय स्थिति की बात कर रहे हैं। और अगर हिंद महासागर की बात करें, अरब सागर और हिंद महासागर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है जो मैक्सिमम रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो औसत तापमान हम बात, तो क्षैतिज वितरण वही है जो मैंने आपको प्रभावित करने वाले कारक जो बताए थे, अक्षांशीय स्थिति, वर्षा है या आपकी धाराएं हैं, ये सब क्षैतिज वितरण को ही निर्धारित करती हैं। अगर हम बात करें लंबवत वितरण की, तो इसमें हम आ जाते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल का तापमान होता है उसी के अनुरूप क्या होता है, महासागरीय जल के तापमान में भी जो सतह का आंतरिक परतों में तापमान क्या होता है, कमी आती है। लेकिन ये जो कमी होती है ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे ऊपर से हम नीचे आते गए और नीचे आएंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा कम हो जाता है, कहीं पे कम होता है। एक मतलब हर अक्षांश में इसकी कमी की मात्रा अलग अलग हो सकता है। 0 डिग्री पे कमी कम हो, ऊंचे अक्षांशों में ज़्यादा घट जाए, तो डिपेंड करता है किस क्षेत्र में है, वहाँ का टेम्परेचर, बाहरी तापमान कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। तो इसके लिए हम 2-3 चीज़ इसको डिवाइड करने के लिए, अगर मैं लंबवत वितरण की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, हम सागरीय जल की गहराई की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई महासागर, ये उसकी सतह है या जिसको हम कहते हैं सागर तल, इसमें ये जल भरा हुआ है और इस जल में हमें लंबवत वितरण के मतलब हम ऊपर से नीचाई की बात करेंगे, गहराई की। ऊपर कितना टेम्परेचर है, नीचे कितना टेम्परेचर होगा और नितल में टेम्परेचर कितना होगा। तो इसको निर्धारित करने के लिए मैंने आपको कहा था सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ तक जाता है, 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करता है। इसका मतलब ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यही ताप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होके कंटिन्यूअसली वो घूम रहे हैं और जब तक एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तब तक वो पानी घूमता ही रहेगा। तो सौर्य का जो तापमान होता है, अगर हम उसके आधार पे इसे समझना चाहें कि भाई कितना होना चाहिए, तो इसको हम 3 परतों में बांट सकते हैं। 3 परतों में इजीली समझ सकते हैं। एक तो होती है ऊपरी परत, दूसरी होती है निचली परत और तीसरी होती है थर्मोक्लाइन। लवणता वाले टॉपिक में मैंने हेक्लोलाइन, थर्मोक्लाइन, पाइनोक्लाइन तीनों के बारे में मेंशन किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसका हम अलग से अध्ययन कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आते हैं हम ऊपरी परत के ऊपर। तो इसका विकास अगर मैं कहूँ कहाँ पाई जाएगी, सतह से लेके 500 मीटर की गहराई तक। तो सतह 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, और इसको लेते हैं 500 मीटर तक, 500 मीटर तक। मैं इसको साफ कर दे रही हूँ। 200 मीटर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, अब पूरा मेंशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो गया हमारा 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र कहलाती है हमारी ऊपरी परत। 200 मीटर तक तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिया था कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर प्रवेश करता है। अब मैं 500 मीटर तक की बात कर रही हूँ, तो यहाँ का अगर मैं टेम्परेचर कहूँ कितना मिलेगा, तो तकरीबन इस 0 से लेके यहाँ तक का जो टेम्परेचर मिलता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। तो ये इसका टेम्परेचर इतना ही रहता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इस परत का जो विकास होता है ये होता है विषुवतरेखीय प्रदेश जो होता है, जो 0 डिग्री का क्षेत्र है, वहाँ पे अगर बात करें तो वर्ष भर मैंने आपको कहा बारिश होती है, संवहनीय वर्षा होती है। और जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांश का मतलब 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश की बात करें तो वहाँ उस क्षेत्र में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही क्या होता है, टेम्परेचर इतना हो पाता है। तो विषुवत रेखा के पास तो टेम्परेचर परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है, टेम्परेचर को कम कर देगा। लेकिन जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश का मतलब हो गया
जो मिड में है तो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये दोनों जो अक्षांश है वहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन क्या मिलेगा आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये अगर आप भारत की भी गणना करें, भारत 20 से 40 के बीच में आ ही जाता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर अगर नापा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस ही आपको देखने को मिलेगा सेंटीग्रेड। तो अगली हमारी दूसरी परत आ जाती है निचली परत। इसको एक्चुअली निचली परत ना कह के हम संक्रमण परत भी कहते हैं। देखिए दूसरा नाम अगर निचली परत का अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, संक्रमण परत। इसका मतलब ये ऊपरी परत और थर्मोक्लाइन को अलग करने का काम कर रही है। संक्रमण दोनों के गुण लिए हुए है, इसलिए इसको संक्रमण परत के नाम से जाना जाता है। इसके जो ऊपरी परत के इसके ऊपर कौन सी है, हमारी 500 मीटर तक ऊपरी परत है, और इसके नीचे जो आएगी वो हैगी हमारी थर्मोक्लाइन, सॉरी जो संक्रमण परत है। कई जगह इसको निचली परत को बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में संक्रमण परत जो है सही तरीके से वो है थर्मोक्लाइन। इसलिए कई जगह मैंने बुक में देखा है निचली परत के आगे संक्रमण लिखा हुआ है, वो सही नहीं है। थर्मोक्लाइन को आप समझ जाइएगा, ये संक्रमण परत है जो ऊपरी और निचली परत को अलग करने का काम करती है। तो इसके द्वारा जो ऊपरी और निचली परत एक तो अलग हो जाएगी, दूसरी थर्मोक्लाइन जो परत में गहराई के साथ तापमान में तीव्र गति से गिरावट, मतलब आपको कमी देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बहुत तेजी से इस क्षेत्र में गिर जाता है। तो इसी वजह से इसमें क्या कहते हैं, परिवर्तन परत भी कहते हैं, या संक्रमण परत के नाम से भी ये जानी जाती है। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो बुक्स में देखिए थोड़े बहुत टफ दिए हुए हैं, आपको भी पता है डायग्राम कैसे देखने को मिलते हैं। तो डायग्राम की बात करें तो हम एक साधारण सिंपल इसको डायग्राम से ही मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तीनों परतों के नाम आ गए, ऊपरी परत, निचली परत और संक्रमण परत। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 300 मीटर तक की, 300, ठीक है। 500 तक का तो मैंने आपको क्षेत्र बताया ही, लेकिन अभी मैं 300 से अगर आप शुरू करें तो 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 400, 500, 1000, 2000 और 3000 तक का मीटर तक का हम क्षेत्र ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अब इसमें अगर हमें, क्योंकि तीनों क्षेत्र बताने हैं तो टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा। तो तापमान की हम बात करेंगे, ऊपरी वायुमंडलीय तापमान प्रभावित कर रहा है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30, मतलब इस तरीके से आप 5-5 या 10-10 का गैप लेके टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, तो जो थर्मोक्लाइन वाली बात कर रहे हैं, तो थर्मोक्लाइन का क्षेत्र एक्चुअल में मैंने 300 क्यों लिया है कि मैंने इससे पहले भी बताया 300 से 1000 ये वाला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं संक्रमण परत या थर्मोक्लाइन परत, थर्मोक्लाइन परत। जो इसका निर्धारण कितना से होता है, 300 से 1000 मीटर के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है, क्योंकि ताप प्रवणता मंडल कह लीजिए, गहराई के साथ तापमान में गिरावट कह लीजिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर मैं 21 यहाँ पे तो रहता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपरी परत में, ठीक है। जैसे ही यहाँ आता है तेज़ी से गिरता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद और भी गिर जाता है। तो 21 से एकदम 5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 6 और 6 के बाद सीधे 5 यहाँ आएगा, तो ये रेशो यहाँ तक आ जाएगी, ये रेखा इतनी कर्व कर जाएगी। 21 से 5 डिग्री, तो कितनी तेज़ी से तापमान गिरा है, इसी वजह से इसको संक्रमण परत, ताप प्रवणता परत या थर्मोक्लाइन परत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो निचले स्तर की बात करेंगे, यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे ठंडा पानी होता है। तो देखिए और सिंपल तरीका है कि थर्मोक्लाइन परत के ऊपर का जल गर्म होता है, नीचे का ठंडा होता है, बीच का तेजी से तापमान क्या होता है, ताप
प्रवणता मतलब तापमान में गिरावट होती है। ये इसका डायग्राम बना सकते हैं आप। इसके नीचे निचली आ जाएगी, निचली परत, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा मिलेगा आपको, क्योंकि वो नीचे जाते जा रहा है तो टेम्परेचर में परिवर्तन होता जाएगा। तो निचली परत 1000 मीटर से जो निचला क्षेत्र है वो गहराई सागर तली तक की बात करेंगे। इस परत में जितने भी अक्षांश हैं, चाहे 0 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री हो, सभी जगह जो तली का टेम्परेचर है एक समान पाया जाता है। तो ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा या बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंज, ये निश्चित रहता है कि हर जगह इसका जल कैसा मिलेगा, ठंडा। तो थर्मोक्लाइन जो आपका मंडल है उसके नीचे जल ठंडा, उससे ऊपर कैसा मिलेगा, गर्म क्षेत्र। लेकिन अगर मैं ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करूं तो जो महासागरीय जल के तापमान में प्रतिलोमन भी देखने को मिलता है। कम होने की बजाय कई बार टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता है। अब बढ़ कैसे जाता है, मान लीजिए मैं ध्रुवीय क्षेत्र की बात करूं 90 डिग्री की, 90 डिग्री पे पहले ही बर्फ जमी हुई है। अब वो बर्फ जमी हुई है तो यहाँ तो ऑलरेडी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और उसके नीचे जो जल है वो अभी पिघली हुई अवस्था में, इसका मतलब ये गर्म होगा। अगर ये भी ठंडा होता, ऊपर की परत, तो आर्कटिक महासागर की बात करें, ऊपर की लेयर तो जम गई, लेकिन नीचे जब आप बर्फ़ को फोड़ते हैं, कई बार देखते हो एस्किमोज हैं, युकातिर हैं, जो प्रजातियां हैं फिश खाती हैं, तो क्या करती हैं, उसमें भाले से छेद कर देती हैं, जगह हो जाती है, जल दिखता है और मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है, उसका शिकार कर लेते हैं। इसका मतलब ऊपर इतना ठंडा हो गया है कि बर्फ़ जम गई है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा है कि वो जम जाए। इसका मतलब ऊपर की अपेक्षा नीचे का जल क्या है, गर्म है। तो कई बार उल्टी स्थिति देखने को भी मिलती है, उसे ताप प्रतिलोमन कहते हैं। लेकिन ये स्थिति कहाँ देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है। अगर गर्म महासागरीय धाराओं के कारण भी कई बार टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास लेब्राडोर की धारा और नीचे से गल्फ स्ट्रीम की धारा आके मिलती है तो टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, या व्लादिवोस्टोक के पास या क्यूरोशिवो मतलब जापान के पास जो ये धाराएं जाती हैं, वहाँ तापमान समुद्र के जल का बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो टॉपिक था, महासागरीय जल का तापमान को प्रभावित करने वाले कारक और महासागरीय क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण।